नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वोकैब बूस्टर सीरीज़ में आपका स्वागत है। वोकैब बूस्टर सीरीज़ में आज की हमारी ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले की वीडियोस में हमने जो कवर करे हैं वो है एसएससी सीजीएल 2017 टीयर 2 में। पहली वीडियो में थे जो एंटोनिम और सिनोनिम है उनका कंपाइलेशन। सेकंड वीडियो में थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पहले की 3 शिफ्ट जो 17, 18, 19 फरवरी को पूछे गए थे, और उसका रेस्ट पार्ट जो बच रहा है 20 या 21 फेब वो हम आज लेकर आए हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। उसमें जो वर्ड्स हैं वो हाई प्रोबेबिलिटी है उनकी आपके एग्जाम में पूछे जाने की, और जिस तरह वो कराए गए हैं वो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो आज की। आते हैं पहले वर्ड पे। पहला वर्ड है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। इसका मीनिंग है, इसका आंसर है एम्बेजलमेंट, गबन जिसको बोलते हैं। आपने पैसों का गबन कर लेना, घोटाला कर देना, स्टेप पे गबन करके भाग गए, पैसे लेके भाग गए। तो आजकल आपको पता है देश में हमारे कई बिजनेसमैन और कई व्यापारी पैसा ले लेके भाग रहे हैं, कई बैंकों के साथ फ्रॉड कर करके भाग रहे हैं। उनमें से एक बंदा आपने एग्जाम्पल में भी लिया है, माल्या। माल्या ने क्या करा, बजाज फाइनेंस से एम्बेजलमेंट करके भाग गया। बजाज एक कंपनी है, फाइनेंस की कंपनी जो पैसा देती है लोन वगैरह पे। मतलब इन्हें बजाज फाइनेंस से नहीं लिया, मैंने एक आपको बजाज को एम्बेजलमेंट से रिलेट करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया है। जो माल्या है किंगफिशर एयरलाइंस का मालिक है, वो बजाज फाइनेंस से एम्बेजलमेंट करके भाग गया, गबन करके भाग गया। तो इसको याद करें, एम्बेजलमेंट को बजाज फाइनेंस से। जब भी बजाज फाइनेंस की बात आएगी तो आपको समझ में आ जाएगा माल्या ने वहाँ से गबन करके भागा है पैसों का। नेक्स्ट वर्ड है वन हु हैज़ द आर्ट ऑफ स्पीकिंग इन सच ए वे दैट साउंड सीम्स टू कम फ्रॉम अनदर पर्सन और प्लेस। ऐसा कुछ जादूगरी टाइप सी या मिमिक्री टाइप सी कि बोल कोई रहा है और आवाज़ लगी कहीं और से आ रही। जैसे आपने देखा कि पपेट शो होता है, कई बार हाथ में पपेट लेके बोलते हैं, उसके मूवमेंट करा रहे होते हैं, बोल कोई रहा होता है और मूवमेंट किसी और की हो रही है। तो ये वहीं से बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं से है। इसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है। अगर आपने हिंदी मूवी देखी है पुरानी वाली, खिलौना बना खलनायक, आप खिलौना बना खलनायक मूवी का थोड़ा सा देख लीजिए। उसमें जो पपेट होता है, जो कैरेक्टर होता है वो बोलता कोई और है, पपेट लगता है पपेट के मुंह से आवाज़ आ रही है। तो वेंट्रिलोक्विस्ट क्या होता है कि वन हु हैज़ द आर्ट ऑफ स्पीकिंग इन सच अ वे दैट द साउंड स्ट्रीम्स टू कम फ्रॉम अनदर पर्सन। कोई और पर्सन बोल रहा है, ऐसे लगता है कहीं और प्लेस से आवाज़ आ रही है। नेक्स्ट वर्ड है वन हु चेंजेस साइड्स। जो अपनी साइड चेंज करता है, बार बार पाला बदलता है, पार्टी बदलता है, इस तरह समझ लीजिए। उसको बोलते हैं टर्न कोड, दल बदलू बोलते हैं जो, ठीक है। जैसे पार्टी इलेक्शन के लिए तो एंटी डिफेक्शन लॉ भी है, आई थिंक शेड्यूल 10 में लेके आए थे उसको, तो आप देख लेना, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो टर्न कोड क्या होता है, जो बार बार टर्न मारता है, पाला बदलता है। तो कैसे याद करें दोस्तों इसको, इसके नाम में टर्न लिखा है, तो बार बार पलटी मारे। तो अ टर्न कोड पर्सन बार बार टर्न मारता है। तो टर्न कोड होता है बार बार दल बदलता है, बार बार टर्न मारता है। तो इस तरह टर्न कोड में ही टर्न लिखा है, तो आप वहाँ से याद कर सकते हैं। जो दल बदलता है वो क्या होता है, बार बार टर्न मारता है, टर्न कोड होता है। नेक्स्ट वर्ड है वन हु डैमेजेस पब्लिक प्रॉपर्टी। जो पब्लिक प्रॉपर्टीज को डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाता है, जिसको बोलते हैं विध्वंसक। आंसर है इसका वंडल। दोस्तों वंडल एक ट्राइब था जर्मनी में, ठीक है। उसने क्या करा था, रोम को काफ़ी डैमेज करा था, पब्लिक प्रॉपर्टी की बिल्डिंग वगैरह, वहाँ के लोग थे उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। तो वंडल ट्राइब बोलते थोड़े खूंखार टाइप सा ट्राइब था जर्मनी का। तो बिल्कुल वहीं से वर्ड है, वंडल ट्राइब ऑफ जर्मनी था, उनने रोम को लूटा था, रोम को बहुत सारा नुकसान पहुंचाया था, डैमेज किया था। तो वन हु डैमेजेस पब्लिक प्रॉपर्टी क्या होता है, वंडल। ये है जर्मनी का एक ट्राइब है। नेक्स्ट वर्ड है फिफ्थ, वन हु डाइज विदाउट अ विल। जो बिना विल करे मर जाता है। कई बार होता है ना, किसी की डेथ हो जाती है और बाद में सारे लड़ते हैं, क्योंकि वो विल करके नहीं जाता, वसीयत वगैरह किसी के नाम नहीं करके जाता। तो आंसर है इसका इंटीस्टेट, मतलब बिना वसीयत किए ही मर जाना। तो दोस्तों कैसे याद करें इसको, इंटीस्टेट में स्टेट वर्ड आ रहा है। स्टेट क्या होता है, एम्पायर होता है, अपनी जो बिल्डिंग होती है, प्रॉपर्टी होती है, ये सब स्टेट के अंदर आता है। तो ये सारे स्टेट जो सामने आपने देखा, ये सारे स्टेट है बिना इंटी स्टेट के, मतलब इसका कोई मालिक नहीं समझो आप, ये समझिए इसकी कोई वसीयत करे बिना ही चला गया। तो ये सारा एम्पायर है, सामने जो बिजनेस है, सारा स्टेट है, वो है इंटी स्टेट है, बिना वसीयत करे इसका मालिक मर गया है। नेक्स्ट वर्ड है सिक्स्थ, वन हु हैज़ नो मनी, ठीक है। आंसर है पॉपर, कंगाल, जिसको बोलते हैं पॉपर। वन हु हैज़ नो मनी। दोस्तों कभी भी आए आपके मन में पॉपर, तो एक बात याद कर लेना, अपना एक पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान एक पॉपर कंगाल देश है। कुछ नहीं बचा, उसने सिर्फ आतंकवाद को प्रमोट किया और साथ साथ आज़ाद हुआ था, लेकिन आज की डेट में बिल्कुल कंगाल देश है, लुट चुका है। थोड़े दिन में तो चीन उस पर कब्जा ही कर लेगा। वन हु हैज़ नो मनी पॉपर होता है, पॉपर वर्ड कहीं भी समझ लेना, पाकिस्तान की बात हो रही है। पाकिस्तान एक पॉपर देश है, कंगाल देश है। नेक्स्ट वर्ड है सेवंथ, टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम। किसी को ऑल ब्लेम से, भार से, कार्य से मुक्त कर देना। इसका आंसर है एक्सोनरेट। दोस्तों कैसे याद करें इसको, तोड़िए एक्सोनरेट को। एक्स प्लस वनरस। वनरस क्या होता है, भार होता है, बर्डन होता है, कोई कर्तव्य होता है आपके ऊपर, जो जिम्मेदारी होती है, उसको बोलते हैं वनरस।
एक्स कई वर्ड आए तो कई बार एक्स का मतलब होता है एक्सक्लूड करना, वहाँ से एग्जिट करना, उससे निकलना, बाहर आना। तो एक्स वनरस का मीनिंग क्या हो जाएगा, बर्डन, भार से मुक्ति होनी, अपने ऑल ब्लेम ऑल कर्तव्यों से मुक्ति हो जाना, वो होता है एक्सोनिरेट। किसी वैसे लिटरल मीनिंग का एक्सोनिरेट का होता है कि हर तरह के ब्लेम से या फिर कोई चार्ज लगा रखा है उससे क्या कहते हैं, बिल्कुल बाहर निकल जाना, उसको बरी कर देना, उसको कहते हैं। तो इसको याद कर सकते हैं, एक्स वनरस मतलब हर तरह के भार से, ब्लेम से मुक्ति हो जाना। एक्स का मीनिंग क्या होता है, एग्जिट करना, बाहर निकलना, नेगेट कर लेना। नेक्स्ट वर्ड है एट्थ, वन हु स्पीक्स लेस, जो बिल्कुल ही कम बोलता है। रेटिसेंट जिसका मीनिंग होता है, टेसिटर्न भी इसका सिनोनिम है, रिजर्व जो कम बोलने वाला होता है। तो रेटिसेंट पीपल के बारे में आप कैसे याद करें, रेटिसेंट को साइलेंट से रिलेट करिए देखिए, रेटिसेंट पीपल साइलेंट रहते हैं, मतलब बहुत ही ना के बराबर बोलते हैं, जितना बोलने को बोला जाए उतना ही बोलते हैं, बहुत ही कम बोलते हैं। तो रेटिसेंट पीपल साइलेंट रहते हैं। रेटिसेंट और साइलेंट को आपस में रिलेट करें, आपको ये वर्ड आराम से याद हो जाएगा। नाइन्थ वर्ड है मेंबर ऑफ अ बैंड ऑफ रोबर्स, एक रोबर्स है, लुटेरों का गैंग है, उसका मेंबर। तो आंसर क्या है इसका, ब्रिगेंड। दोस्तों क्या इसको ऐसे कैसे याद करें, बागियों ने अपनी ब्रिगेंड बना रखी है। आपने अगर पान सिंह तोमर मूवी देखी होगी तो उसमें जो बागी थे उन्होंने अपनी गैंग बना रखी थी, तो वहीं से याद कर लें इसको, बागियों ने अपनी ब्रिगेंड बना रखी है। अगर वीरप्पन के बारे में आपको पता हो तो वीरप्पन की भी एक ब्रिगेंड थी, चंदन तस्कर था वीरप्पन, ठीक है, एमपी में था शायद सक्रिय, उसका जो ब्रिगेंड थी, उसका जो रोबर्स गैंग था। तो वहाँ से भी याद कर सकते हैं आप, बागी हैं जो उन्होंने अपनी ब्रिगेंड बना रखी है। बागी और ब्रिगेंड को आपस में रिलेट करें, आपको ये वर्ड बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है टेंथ, अ शेडी प्लेस अंडर ट्रीज, ट्रीज के नीचे शेडी प्लेस, डार्क प्लेस जो होता है उसको बोलते हैं बोवर। बोवर को कैसे याद करें, बोवर में सन शावर से बचा जा सकता है। कई बार बारिश होती है, पेड़ के नीचे रुक जाते हैं ना, तो यहाँ पे शेडी प्लेस की बात हो रही है। वैसे धूप से बचने के लिए भी आप क्या करते हैं, सन की शावर, जो तेज़ धूप पड़ रही होती है, उससे भी बचने के लिए कई बार आप पेड़ की छाँव में खड़े हो जाते हैं। तो वहीं से याद करें, बोवर में सन शावर से बचा जा सकता है। सन शावर से कहाँ बचते हैं, पेड़ की छाँव में बचते हैं, पेड़ की शेड होती है, जो शेडी प्लेस होता है पेड़ के नीचे, वहाँ पर जाके आप बचते हैं। दोस्तों यहाँ पे शेडी की बात है, ये तो दो वर्ड और आप क्लियर कर लें। थोड़ा सा बहुत ही नाजुक सा डिफरेंस है, लेकिन ये आपको कई बार एरर डिटेक्शन में आपकी गलतियाँ ठीक कर लेता है। दो वर्ड होते हैं शेड और शेडो। मीनिंग आप एक बार मैं बता देता हूँ। शेड का मीनिंग क्या होता है, डार्क एरिया बिकॉज लाइट कैन नॉट रीच देयर, ऐसा जगह जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच सकती, ठीक है, डार्क एरिया जिसको बोल सकते हैं। और शेडो क्या होता है, डार्क फिगर दैट अपीयर्स ऑन ए सरफेस व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक सनलाइट और अदर लाइट, मतलब आपके पीछे से लाइट आ रही है और आपकी परछाई बनती है, जो वो होती है शेडो। अब इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करें, जो शेडो होती है ज्योमेट्रिकल फिगर होती है, जैसे आपकी जिस तरह आपके ऊपर लाइट का एंगल से टकराएगी आपके ऊपर, उसी तरह आप उतनी लाइट ब्लॉक करेंगे और वो जो फिगर बनती है जो, उसको बोलते हैं शेडो। और शेड क्या होती है, शेड एक डार्क एरिया होता है जहाँ पे लाइट ना पहुँच पाए, ठीक है। तो पेड़ के नीचे जो होती है शेड होती है, और आपकी जो फिगर बनती है वो होती है, किसी ऑब्जेक्ट की फिगर बनती है वो होती है शेडो। तो अंडर द ट्री हमेशा शेड आएगी, और शेडो होगी किसी ऑब्जेक्ट की जो फिगर बनेगी वो होती है शेडो। नेक्स्ट वर्ड है स्मॉल रूम फॉर वर्शिप, पूजा के लिए एक छोटा सा कमरा या कुछ टाइप से छोटी सी जगह जो होती है उसको बोलते हैं चैपल। दोस्तों हिंदू धर्म में क्या होता है, मंदिर, हिंदू धर्म में और काफ़ी धर्मों में क्या होता है, मंदिर में हम जाते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाते हैं तो हम चप्पल बाहर उतार के जाते हैं। तो वैसे ही चैपल को चप्पल से याद करें। चैपल में जाने से पहले चप्पलें बाहर रख देनी चाहिए। चैपल में जाने से पहले चप्पलों को बाहर उतार के जाना चाहिए, बाहर रख देनी चाहिए। तो चैपल क्या होता है, एक चप्पलें उतार के कहाँ जाते हैं हम, बाहर मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, या जहाँ पे वर्शिप करते हैं वहाँ पे चप्पल उतार के जाते हैं। तो चैपल में जाने से पहले आप चप्पलें बाहर उतारते हैं, तो आप चैपल को चप्पल से रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल आपको ये वर्ड कभी नहीं भूलेंगे आप। 12th वर्ड है अ पर्सन विदाउट होम जॉब और प्रॉपर्टी, जिसके पास ना जॉब है, ना होम है, ना प्रॉपर्टी है। जॉब, जैसे आप अभी जॉबलेस है, मैं चाहता हूँ इस साल आप कोई सबको जॉब लगे, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो आप देखो ये वर्ड क्या है, अ पर्सन विदाउट होम जॉब और प्रॉपर्टी, आंसर है डेरेलिक्ट, ठीक है। दोस्तों याद कैसे करें, डेरेलिक्ट का एक मीनिंग और होता है फेलिंग इन व्हाट ड्यूटी रिक्वायर्स, मतलब कर्तव्य की अनदेखी, जो ड्यूटी है आपकी वो पूरा ना कर पाए उसको ना करें, कर्तव्य की उसकी अनदेखी करें। दोनों तरह से याद करा देता हूँ आपको। पहले पहला मीनिंग का याद कर लेते हैं, दूसरा मीनिंग का याद कर लेते हैं, कर्तव्य की अनदेखी। तो दोस्तों गवर्नमेंट पर्सन कैन नॉट डेरेलिक्ट इलेक्शन, डेरेलिक्ट तो इलेक्शन को रिलेट करें। इलेक्शन, अभी इलेक्शन का माहौल है, कुछ 1-2 महीने में इलेक्शन आने वाले हैं। तो गवर्नमेंट पर्सन क्या होते हैं, गवर्नमेंट मशीनरी होती है, सारी इस इलेक्शन में बिजी हो जाती है। और जो गवर्नमेंट पर्सन, गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, गवर्नमेंट पर्सन एम्प्लॉय होता है, वो इस इलेक्शन ड्यूटी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। तो उसको इलेक्शन को डेरेलिक्ट नहीं कर सकता, इलेक्शन की जो ड्यूटी है उसको डेरेलिक्ट नहीं कर सकता। तो आप डेरेलिक्ट को इलेक्शन से याद करें, आपको ये वर्ड आराम से याद हो जाएगा, गवर्नमेंट पर्सन कैन नॉट डेरेलिक्ट इलेक्शन ड्यूटी। और दूसरा मीनिंग है फेलिंग इन व्हाट
अ पर्सन विदाउट होम जॉब और प्रॉपर्टी, ऐसा पर्सन जिसके पास ना जॉब है, ना होम है, ना प्रॉपर्टी है। तो डायरेक्टली को आप दिल्ली से याद कर लीजिए। दिल्ली एक सिटी है, देश की कैपिटल है, ठीक है। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिनके पास ना घर है, ना जॉब है, ना प्रॉपर्टी है। तो अब वहाँ से भी याद करें, दिल्ली में बहुत से लोग डेरेलिक्ट हैं। दिल्ली में बहुत से लोग हैं ना जिनके पास जॉब है, ना घर है, ना प्रॉपर्टी है। तो दिल्ली में बहुत से लोग डेरेलिक्ट हैं। और कर्तव्य के अनदेखी वाले का क्या हो गया, गवर्नमेंट पर्सन कैन नॉट डेरेलिक्ट इलेक्शन। डेरेलिक्ट और इलेक्शन को याद रिलेट करें, आपको समझ में आ जाएगा कि गवर्नमेंट पर्सन इलेक्शन की ड्यूटी को नेगलेक्ट नहीं कर सकता, कर्तव्य की अनदेखी वहाँ से नहीं कर सकता। नेक्स्ट वर्ड है फियर ऑफ पेन। फियर, आंसर क्या है, एल्गोफोबिया। दोस्तों कहीं भी फोबिया वर्ड आया तो यहाँ पे क्या होता है, डर। डर जिसको बोलते हैं, फोबिया मीन्स डर। जैसे एक वर्ड है जीनोफोबिया। जीनोफोबिया क्या होता है, फॉरेनर्स का डर, ठीक है। साइनोफोबिया, डॉग्स का डर, ठीक है। पायरोफोबिया, पायर एक चिता होती है ना, आग जिसमें जलती है। फियर ऑफ फायर, फायर्स का डर। एक्रोफोबिया, हाइट का डर, ठीक है। इसी तरह मैनिया आता है, मैनिया होता है लत सनक। जैसे कोई वर्ड देना हो, जीनोमैनिया, आप जैसे जीनोफोबिया है पर फियर ऑफ फॉरेनर्स, जीनोमैनिया क्या हो जाएगा, फियर ऑफ डेल्यूजन टुवर्ड्स, एक्सेसिव डेल्यूजन टुवर्ड्स फॉरेनर्स, मतलब फॉरेनर्स को देखने का अलग, फॉरेनर की तरफ अट्रैक्शन जिसको बोल सकते हैं। तो फियर ऑफ पेन हो गया, क्या हो गया, एल्गोफोबिया। हाँ, फोबिया कहीं भी वर्ड आप समझ लेना, डर की बात हो रही है। और 3-4 वर्ड रिलेट मैंने और लिखे हैं, तो अपने वर्ड्स को भी यहाँ पे याद कर लें। 14th वर्ड है 200th एनिवर्सरी, 200वीं एनिवर्सरी। आंसर क्या है, बाई सेंटेनियल। दोस्तों कैसे याद करें, तोड़ें इसको, ये एक तरह से काउंटिंग ही होती है। सेंट मीन 100% में आता है। परसेंट में क्या होता है, सेंट का मीनिंग क्या होता है, 100। परसेंट मतलब 1/100। तो वैसे ही सेंट आ रहा है यहाँ पे वर्ड क्या है, बाई सेंटेनियल। बाई का मीनिंग क्या होता है, 2, सेंट का मीनिंग होता है 100, तो बाई सेंट मीनिंग हो गया 200। तो 200वीं एनिवर्सरी क्या हो जाएगी, बाई सेंटेनियल। एनुअल हर साल होने वाला, बाई एनियल 2 साल में होने वाला। इस तरह इसको याद करें। 50th वर्ड क्या है, अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मोरल, ठीक है। आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उसमें भी मैंने कहानी के 4-5 वर्ड्स करा रखे हैं। अब उनको वहीं की वहीं ख़त्म कर लीजिए। आपको जो वर्ड्स है इसमें कुछ याद करने का कुछ है नहीं इस वर्ड में, बस क्या है, कन्फ्यूज़ करते हैं। आपको एग्जाम में चारों ऑप्शन दे देगा और आपको एग्जैक्ट वर्ड लगाने को बोलेगा। पैराबल दे दिया, फैबल दे दिया, एलिगरी दे दिया, ठीक है। तो फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे क्या लगाऊँ। सब में मोरल लेसन दिया जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसमें जाके जरूर देखें, उसमें इनके माइन्यूट डिफरेंस को बताया गया हुआ है। तो इनको कैसे याद करें, और शॉर्ट स्टोरी विद अ मोरल पैराबल होता है। इसमें बस फैबल से आप डिफरेंशिएट कर लीजिए। फैबल में क्या होता है, एसोप फैबल एक कॉमिक्स आती है और स्टोरी की एक स्टोरी भी है। तो उसमें क्या होता है, एनिमल्स होते हैं। तो एसोप को एनिमल से रिलेट करें, ए दोनों में ए कॉमन है, तो एसोप फैबल्स में एनिमल होते हैं। दोनों मोरल लेसन देते हैं, लेकिन क्या होता है, पैराबल में भी मोरल लेसन है और एसोप फैबल्स में भी मोरल लेसन है। डिफरेंस क्या है, एसोप फैबल्स में जो होते हैं वो एनिमल्स देते हैं और पैराबल में नॉर्मल होता है। तो अब इनको यहीं पे डिफरेंस याद कर लें। नेक्स्ट वर्ड है 16th, ड्रेस विद मेडल्स, रिबन्स वॉर्न एट ऑफिशियल सेरेमनी। ऑफिशियल सेरेमनी में जो ड्रेस पहनी जाती है उसको बोलते हैं रिगेलिया, ठीक है। याद कैसे करें दोस्तों, रॉयल ड्रेस जो होती है उसको रिगेलिया बोलते हैं। रॉयल और रिगेलिया को आप आपस में रिलेट करें। रॉयल ड्रेस होती है, उसमें सारे रिबन, अपने जो मेडल्स वगैरह होते हैं सारे पहन के, मेजर जनरल वगैरह जो किंग वगैरह होते हैं सारे रॉयल ड्रेस पहनते हैं। तो रॉयल ड्रेस को ही रिगेलिया बोलते हैं। रॉयल ड्रेस ही REGALIA रिगेलिया होती है। 17th वर्ड है एक्सट्रीम और इंडेफिनेट टू बी एडिक्वेटली डिस्क्राइब, जिसको डिस्क्राइब ना किया जा सके, जिसको अवर्णनीय बोल सकते हैं, जिसको डिस्क्राइब ना किया जाए। तो नेम में ही छुपा हुआ है, इसमें कुछ आपको ज़्यादा डिफरेंट करने की जरूरत है, बस तोड़ लें इसको। इनडिस्क्राइबेबल, मैंने बताया था इन कई बार आता है तो उसको नेगेट कर देता है अपने आगे वाले वर्ड को। प्रीफिक्स में इन आके कई बार चीज़ों को नेगेट कर देता है, उसका एंटोनिम बना देता है। तो डिस्क्राइबेबल क्या होगा, जिसको डिस्क्राइब किया जा सके। अगर इन लगा दे तो क्या हो जाएगा, इनडिस्क्राइबेबल, जिसको डिस्क्राइब ना किया जा सके। इसको तोड़ लें इस वर्ड को। 18th वर्ड है द स्टेट ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ ए राइट और प्रिविलेज, स्पेशली द राइट टू वोट, मतलब आपका वोटिंग राइट छीन लेना। इसका आंसर क्या है, डिसएनफ्रेंचाइजमेंट। दोस्तों आपको एक राइट टू फ्रेंचाइज मिला हुआ है, लीगल राइट है आर्टिकल 326 में। अगर आपका वही राइट को छीन ले तो उसको बोलते हैं डिसएनफ्रेंचाइजमेंट। आपके वोट छीनने के, वोट डालने के अधिकार से आपको वंचित कर देना, उसको ही बोलते हैं डिसएनफ्रेंचाइजमेंट। आर्टिकल 26 में आपको लीगल राइट में मिला हुआ है राइट टू फ्रेंचाइज। नेक्स्ट वर्ड है 19th, असेंबली और पार्लियामेंट इन विच नो पार्टी हैज़ गॉट क्लियर मेजोरिटी। कई बार क्या होता है, सरकार बहुमत में नहीं आती है, उसमें किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती है। जैसे इससे पहले जो अभी करंट सरकार है दिल्ली में केजरीवाल की, उससे पहले केजरीवाल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, तो उसकी सरकार ज़्यादा दिन चल नहीं पाई थी, भंग हो गई थी। तो क्या होता है, हंग गवर्नमेंट,
हंग गवर्नमेंट कभी भी भंग हो सकती है, भांग लिख दिया यहाँ पे, भंग होगा। हंग और भंग को रिलेट करके देख लीजिए। हंग गवर्नमेंट कभी भी भंग हो सकती है, मतलब अगर मेजोरिटी नहीं है तो जो साथ में जो अलायंस है वो कभी भी अपने बैकआउट कर सकता है और वो सरकार कभी भी गिर सकती है। तो हंग गवर्नमेंट क्या होती है, जिसको क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली हुई है वो कभी भी भंग हो सकती है आने वाले समय में। नेक्स्ट वर्ड है बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास से रिलेटेड है। आंसर क्या है, बुर्जुआइस। बुर्जुआइस का मीनिंग दोस्तों कैसे याद करें, मिडिल क्लास से रिलेटेड है वर्ड, तो बुर्जुआइस को बुर्ज खलीफा याद करके देखें। बुर्ज खलीफा दुबई में एक होटल है, काफ़ी महंगा होटल है, काफ़ी कॉस्टली है, हर कोई स्टे नहीं कर सकता, मिडिल क्लास तो एटलीस्ट नहीं कर सकती। तो बुर्ज खलीफा में बुर्जुआइस क्लास स्टे नहीं कर सकती, बुर्ज खलीफा में जो मिडिल क्लास है वो स्टे नहीं कर सकती क्योंकि काफ़ी महंगा है। तो बुर्ज खलीफा और बुर्जुआइस क्लास को रिलेट करें, आपको ये वर्ड यहीं पे याद हो जाएगा और आप कभी नहीं बोलेंगे। बुर्ज खलीफा या बुर्जुआइस वर्ड जब भी आपके सामने आए तो बुर्ज खलीफा याद कर लें, तो आपको याद आएगा बुर्ज खलीफा में यार मिडिल क्लास तो स्टे नहीं कर सकती, तो बुर्जुआइस क्लास स्टे नहीं कर सकती बुर्ज खलीफा में, तो आपको ये वर्ड यहीं पे याद हो जाएगा। 21st वर्ड है अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज फॉर समवन हु हैज़ डाइड, मतलब आप एक प्रेज में उसके बारे में कुछ लिख रहे हैं मरने के बाद, जिसको बोलते हैं यूलॉजी। दोस्तों कैसे याद करें, यू और यूलॉजी को रिलेट करें। यू यूलोजाइज आफ्टर डेथ ऑफ समवन, किसी की डेथ के बाद उसके प्रेज करते हैं, उसके प्रेज में कुछ बोलते हैं। एक गाना भी है, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा, मतलब कहने लिटरल मीनिंग ये क्या है कि आप सामने जो कर रहा है उसकी कभी बड़ाई नहीं करेंगे, उसको प्रेज नहीं करेंगे, लेकिन मरने के बाद उसकी आपको याद आती है, उसकी प्रेज तभी करते हैं। तो यू यूलोजाइज आफ्टर डेथ ऑफ समवन, किसी के डेथ के बाद ही आप उसका प्रेज करते हैं, फॉर्मल एक्सप्रेशन देते हैं उसके प्रेज की। तो यू और ये सेंटेंस ही पढ़ लीजिए आप एक बार, यूलॉजी जब भी आए तो आप यूलोजाइज आफ्टर डेथ ऑफ समवन, किसी के डेथ के बाद आप उसके बारे में प्रेज करते हैं, उसकी बड़ाइयाँ करते हैं, उसका जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, सामने सामने आप उसकी बुराइयाँ करते हैं और बाद में जाके उसकी बड़ाइयाँ करने लगते हैं जब वो मर गया, इस दुनिया में नहीं है। विदाउट विल इंटीस्टेट, आपने नंबर 5 पे इसका आ रखा है, दोनों पेपर में रिपीट हुआ था, 20th शिफ्ट में भी और 21st शिफ्ट में भी, तो वहाँ से देख लिए। नंबर 5 पे मैंने बताया है जो बिना वसीयत के मर जाए, ठीक है, ये सारे स्टेट बिना इंटीस्टेट है, मतलब बिना वसीयत के हैं, वहाँ से अब इस वर्ड को देख लें दोबारा। 23rd वर्ड है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड्स, जो ओपिनियन पोल या इलेक्शन ट्रेंड क्या बोल रहे हैं, कौन किसकी सरकार बनेगी, ये सब उसका सिस्टमेटिक स्टडी होती है, जो स्टैटिस्टिक्स होती है उसको बोलते हैं सिफोलॉजी। तो आपने देखा होगा आजकल ओपिनियन पोल शायद बंद भी हो गया है हमारी यहाँ पे। ओपिनियन पोल से क्या होता है, पहले ओपिनियन पोल आ जाते थे और ये फेक ओपिनियन पोल होते थे, फेक फीस लेके सिफोलॉजी की जाती थी, फेक फीस लेकर सिफोलॉजी की जाती है न्यूज़ में कई बार ओपिनियन पोल होते हैं, पैसे लेके बता देते हैं ये इसकी सरकार बन रही है, उसकी सरकार बन रही है, लोगों को भी लगता है इसकी सरकार बन रही है तो हम इसको वोट दे दें, जो हमारी स्वतंत्र इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट जा रहा है। आप एक तरह का पोलराइज कर रहे हो, किस चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, एक फेक न्यूज़ बना के कि ये हमारी सरकार बन रही है तो हमें ही सपोर्ट करें। तो फेक फीस लेकर सिफोलॉजी की जाती है न्यूज़ में। सिफोलॉजी को कैसे याद करें, फेक फीस से याद कर लें, फेक फीस लेके सिफोलॉजी की जाती है न्यूज़ में। इलेक्शन ट्रेंड्स जो होते हैं फेक फीस लेके किसी पार्टी को चढ़ा देते हैं, ये पार्टी जीत रही है, इसकी मेजोरिटी आ रही है, तो वो फेक फीस लेके सिफोलॉजी करते हैं न्यूज़ में। 24th वर्ड है लास्ट, अ स्टेटमेंट विच इज एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ, जो विदाउट प्रूफ की मानी जाती है, सच बात है, एक्सियम जिसको बोलते हैं कि इसकी कोई प्रूफ नहीं है, सच बात है। दोस्तों कैसे याद करें, एक सेंटेंस याद कर लें, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, एक्सिस और एक्सियम को याद करें। अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट करती है, इज एन एक्सियम, आपको इसकी प्रूफ की कोई भी ज़रूरत नहीं है, एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, इसलिए कहते हैं सन कहते हैं ईस्ट से आता है और वेस्ट में छुप जाता है, तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्चुअली अर्थ रोटेट कर रही होती है, सन रोटेट नहीं कर रहा होता है। तो अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इज एन एक्सियम, मतलब इस विदाउट इसकी प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है, हमेशा सच माना जाता है। तो एक्सिस को, अर्थ के एक्सिस को आप एक्सियम से रिलेट कर सकते हैं। आपको 2 वर्ड दे के जा रहा हूँ मैं, र्यूमिनेशन और मोदिकम, आप इनको कमेंट सेक्शन में लिखिए, इनकी ट्रिक बनाएं कुछ, आप अपने निमोनिक्स खुद के बनाएं, अगर आपके निमोनिक्स मेरे को अच्छे लगे तो अपनी वीडियो में आपको ज़रूर इसको लेकर आऊँगा। थैंक यू, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी आई है तो इसको ज़रूर शेयर करें और आगे अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। धन्यवाद।